नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम भक्ति काल की मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जिसमें कि हम 84 प्रश्न कर चुके हैं और हम 85 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रश्न और डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप प्रश्न जरूर देखिए क्योंकि प्रश्नों के साथ जो डिटेल्स आएंगी वो आपको आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, चलते हैं 85वें प्रश्न की तरफ। 85 प्रश्न देखते हैं। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। प्रश्न संख्या 85 चल रही है। किसका कथन है? श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबली सिंह, विजयदेव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही का एक निबंध था, उस निबंध का नाम क्या था? जायसी। ठीक है, जायसी इनका निबंध भी है। हालांकि जयशंकर रामचंद्र शुक्ल की भी रचना है ये। 86 प्रश्न है। जेई मुख देखा तेई हंसा, सुनी तेही आयु आंसू। यह पंक्ति भक्ति काल के किस कवि के बारे में है? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जायसी के संबंध में है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। क्योंकि जायसी जो है वो कुरूप थे, ठीक है, काणे थे वो। अब इसको हम सीधे देखें तो वो काणे मतलब आंख से वो अंधे भी थे और कुरूप दिखते थे। ठीक है, 87वां प्रश्न आता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसके चार के चार विकल्प दिख जाएंगे हमें। थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए, यहाँ पे रख देते हैं। पद्मावत सत्य कथन चुनना है हमें। पद्मावत आद्यंत न प्रतीक काव्य है न अन्योक्ति काव्य है। जायसी ने अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का विधान करते हुए भाषा की अभिव्यक्ति को समृद्ध किया। जायसी का हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत प्रिय है। रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को हेतु उत्प्रेक्षा काव्य माना है। हमें सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो सत्य कथन हमारे पास है, देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, पद्मावत आदि अंत न प्रतीक काव्य न अन्योक्ति काव्य है। एकदम सत्य बात है ये। ठीक है, दूसरी देखो, जायसी ने अनुप्रास, समय, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का विधान करते हुए भाषा की अभिव्यक्ति को समृद्ध किया। ये बात भी सत्य है। जायसी का हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत प्रिय है। ये भी सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को हेतु उत्प्रेक्षा काव्य माना है। बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन हमें यहाँ पे एक देखना होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को अगर हेतु उत्प्रेक्षा काव्य नहीं माना तो उनने क्या कहा था? ठीक है, इसको बोला था उन्होंने समासोक्ति। क्या बोला है? समासोक्ति काव्य माना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सी इसका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 88वां प्रश्न आ रहा है। लोक जीवन की सामग्री को जिस प्रकार जायसी ने श्लिष्ट काव्य में ढाला, किस काव्य में? श्लिष्ट काव्य में ढाला, वह अतुलनीय है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रबली पांडे, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब ये जो कोट आया है, इस चीज़ को देखो, याद रखना जरा सा। इससे आपको काव्य का भी पता लग जाएगा। हिंदी काव्य का इतिहास, हिंदी काव्य का इतिहास, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। हिंदी काव्य का इतिहास जो रचना है रामस्वरूप चतुर्वेदी की, उससे ये लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस आलोचक ने पद्मावत को के ट्रेजेडी रूप को रेखांकित किया? विजयदेव नारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल, चंद्रबली पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पद्मावत के ट्रेजेडी रूप को रेखांकित किया था तो विजयदेव नारायण शाही ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपका। इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं ताकि हमें चार के चार विकल्प इसके दिख जाएं। जायसी के आध्यात्मिक विचार संबंधी कौन से कथन सही हैं? जायसी की दृष्टि में जीव, ब्रह्मा और प्रकृति मूलतः एक है।
प्रकृति ईश्वर की छाया है। शैतान ने अल्लाह, प्रकृति और जीव के बीच भेद पैदा कर दिया है। जायसी की विचारधारा सूफियों के अद्वैतवाद तक ही सीमित है। जायसी के अनुसार दृश्यमान जगत को ब्रह्म नहीं माना जा सकता क्योंकि वह परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। तो इसमें कौन से कथन सत्य है जायसी के संबंध में? दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपको नेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है आप वीडियो ना देखें, जो भी इस वीडियो को देखेगा तो आप यकीनन मान के चलिए पेपर में आपको हूबहू ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमें कौन कौन से विकल्प सही हैं तो हम देखते हैं जरा सा। जायसी की दृष्टि में जीव, ब्रह्मा और प्रकृति मूलतः एक हैं। बिल्कुल सही बात है। जीव, ब्रह्मा और प्रकृति मूलतः क्या है? एक है। ये बात भी एकदम सत्य है। ठीक है। प्रकृति ईश्वर की छाया है। प्रकृति जो है वो किसकी छाया है? ईश्वर की छाया है। शैतान ने अल्लाह, प्रकृति और जीव के बीच भेद पैदा कर दिया। किसने? शैतान ने। अल्लाह मतलब भगवान, और प्रकृति और जीव के बीच भेद पैदा कर दिया है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जायसी की विचारधारा में सूफियों के अद्वैतवाद तक ही सीमित है। ये वाला फैक्ट क्या हो गया? गलत हो गया। जायसी के अनुसार दृश्यमान जगत को ब्रह्म नहीं माना जा सकता क्योंकि वह परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। ये वाली बात भी बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अद्वैत तक ही सीमित है, बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि अद्वैत तक ही नहीं बल्कि वो वेदांत के अद्वैतवाद तक पहुंच गए थे। किसके? अद्वैत तक ही सीमित न रहकर वेदांत के अद्वैतवाद तक भी वो पहुंच चुके थे। इसलिए ये वाला फैक्ट क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जायसी की दृष्टि में जीव, ब्रह्म, प्रकृति मूलतः एक है। सही बात है। ईश्वर जो है वो प्रकृति जो है ईश्वर की छाया है, लेकिन शैतान ने अल्लाह, प्रकृति और जीव के बीच में भेद पैदा कर दिया। ये वाली बात भी बिल्कुल सत्य है। जायसी के अनुसार दृश्यमान जगत को ब्रह्म नहीं माना जा सकता। क्या माना नहीं जा सकता? ब्रह्म नहीं माना जा सकता क्योंकि वह परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। ठीक है। इसलिए ये वाला भी फैक्ट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जेही पंखी के नियर होई, कहे बिरह की बात, सोई पांखी जाई जरी, तरिवरी होई निपात। ऊहात्मक के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? अब हम बढ़ते हैं आगे को। इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है। कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापते प्रवृत्त है। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। इसमें स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो इसमें क्या बोलना है? अतिरिक्त पंक्तियों के व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? तो इसका देखो, इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। ठीक है। ये जो लिया गया है ये जायसी रचना से लिया गया है जो कि रामचंद्र शुक्ल की है। उससे ही ये निकला हुआ है कि जेही पंखी नियर होई, कहे बिरह की बात, सो ही पांखी जाई जरी, तरिवरी होत निपात। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 92वां प्रश्न। तो थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। हो सकता है ये प्रश्न आपको बोर करे, लेकिन परीक्षा में आपको जब ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। ना नगरी काया विधि किन्हा, ले ही खोजा पावा ते ही चिन्हा, पै सूठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मारग जस सुई का नाका। बांक चढ़ावा 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है 4 धर्मशालाएं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। ये पेपर में पूछा जा चुका है, प्रश्न है, इस चीज़ को जरा सा आप याद रखें। तो 4 बसेरे से क्या अभिप्राय है इसमें, तो आप सभी को पता चल चुका होगा इसका क्या क्या हो सकता है। देखो 1 4 मतलब कि 1 और 4 हो सकता है, या 2 या 3 हो सकता है। तो हमें इसका सही उत्तर क्या बताना है? 4 बसेरे का अर्थ क्या है इसमें? तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, पहली चीज। दूसरा, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। तो बी और मतलब दूसरा और तीसरा इसका 4 बसेरे का अर्थ है।
ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण, यह कथन किस आलोचक का है? मतलब जायसी का जो श्रृंगार में मानसिक पक्ष जो है वो प्रधान है और शारीरिक पक्ष जो है वो गौण है। रामचंद्र शुक्ल ने, विजयदेव नारायण शाही ने, राज पूजन तिवारी ने, श्याम मनोहर पांडे ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष को क्या माना? प्रधान माना है, ठीक है, और शारीरिक को गौण। अगला प्रश्न आ रहा है 94 प्रश्न। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? सूफी में, संत में नहीं, राम काव्य में नहीं, कृष्ण काव्य में नहीं, सूफी प्रेमाख्य काव्य में आराध्य को क्या माना जाता है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रेमिका के रूप में माना जाता है। किसको? आराध्य को। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, हल्के में बिल्कुल ना लें इस प्रश्न को, ठीक है। इसमें एक अगला प्रश्न आया है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं। अगर आप पद्मावत पढ़ते हैं, पद्मावत अगर आपने पढ़ी है जायसी में, तो पद्मावती जो है वो आराध्य है और रत्नसेन क्या है? आराधक हैं। 95 प्रश्न आ रहा है। जायसी की भाषा बहुत ही मधुर है, उसमें अवधि अपनी निज स्वाभाविक मिठास लिए हुए है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव शरण अग्रवाल, विजयदेव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कथन किसका था? रामचंद्र शुक्ल का, कि जायसी की भाषा बहुत ही मधुर है, उसमें अवधि अपनी निज, मतलब निज तो अपनी स्वाभाविक मिठास लिए हुए है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला आ रहा है 96 प्रश्न। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में इस्लामी मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के स्वरूप पर प्रकाश डाला? चित्ररेखा, आखिरी कलाम, अखरावट और कहरानामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आखिरी कलाम में डाला था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे कि मान लो इसमें तो नहीं दिया हुआ है पद्मावत में जैसे कि शेरशाह सूरी के बारे में जिक्र है, तो वैसे आखिरी कलाम में बाबर के बारे में जिक्र है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 97 प्रश्न आ रहा है, 97 नंबर का। ये थोड़ा सा बड़ा है तो उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऐसे, ताकि हमें पूरा प्रश्न दिख जाए अच्छे से। पद्मावती के संदर्भ में षट ऋतु वर्णन और नागमती के 12 मासा वर्णन संबंधी सही कथन है। भैया स्टार मार्क पॉइंट है, स्टार मार्क पॉइंट। षट ऋतु वर्णन संयोग का ऐश्वर्य है, 12 मासा वियोग की विपन्नता। विरह में 12 मासा का औचित्य शायद इसलिए है कि इस अवधि के एक एक महीना मुश्किल से कटता है। संयोग की ऋतुएं प्रतिकर होने के कारण ठहरती जान पड़ती है या कि उनका थमना अच्छा जान पड़ता है। जायसी के इस वर्णन में पद्मावती और नागमती की पारिवारिक स्थिति के साथ तालमेल नहीं है। तो हमें इसमें क्या बताना है? सही संबंध बताना है। तो षड ऋतु वर्णन संयोग का ऐश्वर्य है, तो ये देखो संयोग का ऐश्वर्य है, बिल्कुल सही बात है। 12 मासा वियोग की विपन्नता, नागमती का वियोग खंड आपने पढ़ाई होगा, 12 मासा का जिक्र उसमें है भी। विरह में 12 मासा का औचित्य शायद इसलिए है कि इस अवधि में एक एक महीना मुश्किल से कटता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि नागमती के अगर तुम विरह खंड पढ़ोगे तो वहाँ पे आप एक एक महीने का जिक्र दिखोगे। संयोग की ऋतुएं, क्या बोल रहा है? संयोग की ऋतुएं प्रीतिकर होने के कारण ठहरती जान पड़ती है या उनका थमना अच्छा जान पड़ता है। ये वाली बात भी बिल्कुल सत्य है। जैसे कि इस वर्णन में पद्मावती और नागमती की पारिवारिक स्थिति के साथ तालमेल नहीं है, ये वाला फैक्ट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तालमेल नहीं को काट देंगे तो सही हो जाएगा, साथ साथ तालमेल इनका बैठता है। इस वर्णन में पद्मावती और नागमती का वियोग खंड है, देखो तुमने देखा ही होगा ना, और संयोग वर्णन इसमें पद्मावती में ही है ही, तो आप पढ़ेंगे आगे। नागमती का वियोग खंड आपने पढ़ा होगा, पद्मावती के बारे में पढ़ा ही होगा। पद्मावत में 98 प्रश्न आ रहा है। पद्मावत में जायसी ने
किसके माध्यम से पंडित और महाकवि की व्याख्या प्रस्तुत की? हीरामन सुग्गा, चंद्रवली पांडे, रत्नसेन, राघव चेतन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि अब देखो कईयों को क्या लगेगा हीरामन सुग्गा होना चाहिए था, लेकिन जो पद्मावत है, कौन, सुन लेना जरा सा, पद्मावत का जो उत्तरार्ध में जो जायसी हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने उत्तरार्ध में राघव चेतन के माध्यम से, किसके माध्यम से? राघव चेतन के माध्यम से पंडित और महाकवि की व्याख्या प्रस्तुत की है। उत्तरार्ध में अगर देखेंगे तो राघव चेतन द्वारा ही पंडित की और ये महाकवि की व्याख्या क्या कर दी है? प्रस्तुत की हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 99 नंबर का प्रश्न आ रहा है, इनमें से किस आलोचक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जायसी सूफी नहीं थे? विजयदेव नारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल, चंद्रबली पांडे, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो उसका राइट आंसर है विजयदेव नारायण शाही। सवा प्रश्न आ रहा है, आदि अंत जस गाथा अहे लिखी भाषा चौपाई कहे। इस चौपाई का संगत कथन है। जायसी ने पद्मावत की कथा आरंभ से अंत तक दोहा चौपाई में कही है। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं चारों विकल्प दिखा सकूं आपको। जायसी के अनुसार पद्मावत की कथा उनके समय जिस रूप में प्रचलित थी उसे उन्होंने अर्थात अवधि में लिखकर कहा है। पद्मावती की यशस्वी गाथा को कवि ने भाषा अर्थात हिंदी चौपाई में कहा है। आदि से अंत तक पद्मावती की कथा को कवि ने साहित्यिक अवधि में कहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जायसी के अनुसार पद्मावत की कथा उनके समय जिस रूप में प्रचलित थी उसे उन्होंने भाषा अर्थात अवधि में लिखकर कहा है। विकल्प दूसरा इसका सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 101 नंबर का प्रश्न आ रहा है, रामायण ने न्याय अन्याय संघर्ष को मुसलमान कवि ने पद्मावत की कथा वस्तु में पिरो दिया है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजयदेव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामखिलावन पांडे। क्या बोला? रामायण के न्याय अन्याय संघर्ष को मुसलमान कवि ने पद्मावत की कथा वस्तु में पिरो दिया। यह कथन किसका था? तो उसका राइट आंसर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न मेरे और आ रहा है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी आया ना इसका आंसर। तो इसमें एक चीज़ याद रखना है, हिंदी काव्य का इतिहास। हिंदी काव्य का इतिहास किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की। उसी में से ये फैक्ट पॉइंट निकला है। बहुत अच्छा फैक्ट है ये। रामायण के अनुसार रामायण के न्याय और अन्याय संघर्ष को मुसलमान कवि ने पद्मावत की कथा वस्तु में पिरो दिया। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसको बोला हिंदी काव्य का इतिहास के माध्यम से। अगला प्रश्न आ रहा है, जायसी की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी मूल कृति के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियाँ क्या हैं? बहुत देखो किस तरीके से प्रश्न बना है, तो मैं इसको यहीं पे समाप्त कर दूंगा। रुक जाओ अभी। जब लगी विरह न होए तन हिये न उपजे प्रेम, तब लागी हाथ न आवे तप करम धर्म सतनेम। ठीक है, ये जो कथन है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। रुक जाओ एक मिनट। जब लागी विरह न होए तन हिये न उपजे प्रेम, तब लागी हाथ न आवे तप करम धर्म सतनेम। ये जो लाइन है ये आपकी चित्ररेखा से पेपर में बन सकती है। चंदन जहाँ नाग तहवा, जहाँ फूल तह कांटा रे, मधु जहवा ममाखी है तहवा, गुड़ जहवा तह चटिया रे। ये है आपका कहरा नामा की। जिन घर कंता ते सुखी, तिन्हे गारो तिन गर्भ, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख बुला सर्व। ये बात बोली गई है पद्मावत में। किसमें बोली गई है? पद्मावत में बोली गई है। ओही ज्योति परछाई नवो खंड उजियार, सूरज चांद के ज्योति उदित
अहे संसार, तो ये किसकी हो सकती है आपकी, ये होगी आपकी अखरावट की। ये लाइन किसकी हो जाएगी, अखरावट की। तो आपको जब लगी विरह न होत तन हिये न उपजे प्रेम, जो है चित्ररेखा की है। चंदन जहाँ नाग है तहुआ, जहाँ फूल तह काटा रे। जहाँ फूल वहाँ काटा रे किसमें है, कहरा नामा में। कह दिया, कहरा कह रहा है कि जहाँ चंदन जहाँ नाग है, इसको किस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप। जिन घर कांता ते सुखी, इसको ऐसे मिला देते हैं। तिन गारो तिन गर्भ, ये किसकी है, पद्मावत की है। अब लास्ट वाली जो किसकी है, वो आपकी अखरावट की है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जायसी के रहस्यवाद के संबंध में सही कथन चुनिए। जायसी को रहस्यवादी कवि कहा जाता है। रहस्यवादी भक्त परमात्मा को अपने पिता के रूप में देखता है। रहस्यवादी भक्त परमात्मा को अपने पिता के रूप में देखता है और उससे मिलने के लिए व्याकुल रहता है। जैसे नदी का जल समुद्र में मिलने के लिए आतुर रहता है, वैसा ही आतुरता भक्त में भगवान से मिलने की होती है। जायसी ने सूफियों की भक्ति भावना के अनुसार अपने काव्य में परमात्मा को प्रीतम के रूप में देखा है। तो उसमें हमें क्या बताना है, रहस्यवाद के संबंध में जायसी के सही कथन को हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, देखो जायसी को रहस्यवादी कवि कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है। दूसरी चीज बोल रहा है कि रहस्यवादी भक्त परमात्मा को अपने प्रिय के रूप में देखता है और उससे मिलने के लिए व्याकुल रहता है, बिल्कुल सत्य बात ये भी है। नदी का जल समुद्र में मिलने के लिए आतुर रहता है, वैसा ही आतुरता भक्त में भगवान से मिलने की होती है, बिल्कुल सत्य बात है। जायसी ने भी सूफियों की भक्ति भावना के अनुसार अपने काव्य में परमात्मा को प्रीतम के रूप में देखा। तो ये वाला फैक्ट क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि कैसे गलत हो जाएगा, परमात्मा को प्रीतम के रूप में नहीं देखा उनने, समझ रही बात, प्रेमिका के रूप में देखा था। अब आप सब बोलेंगे हाँ ये बात सही है ना, उनने किसके प्रीतम के रूप में नहीं देखा, उनने प्रेमिका के रूप में उसको देखा था। यहाँ पे प्रेमिका होता तो सत्य हो जाता, इसलिए चौथा फैक्टर हो जाएगा गलत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 104वां नंबर का प्रश्न आ रहा है, पद्मावती का सौंदर्य वर्णन कितने स्थलों पर हुआ है, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। पद्मावती का सौंदर्य वर्णन कितने स्थलों पर हुआ है, सिर्फ 2 स्थलों पर ही पद्मावती का रूप का वर्णन हुआ है। कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो एक चीज को समझना, हीरामन जो तोता था, हीरामन सुवाद्वार जो चित्तौड़ के राजा रतन सेन थे, है ना, रतन सेन के सामने हुआ था। और राघव चेतन का, किसका, राघव चेतन द्वारा दिल्ली के बादशाह, जो दिल्ली का बादशाह थे कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, दोनों जगहों पर नक्शी की प्रणाली पर है। मतलब नक्शी मतलब नाखून से लेकर सर तक का अगर उल्लेख किया तो एक तो हीरामन तोते ने किया था रतन सेन के सामने, एक किया था जो आपके राघव चेतन है, उन्होंने शैतान का रूप जो थे ना, तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामने। तो 2 ही जगह पे सौंदर्य वर्णन कितने स्थलों पर हुआ, तो 2 स्थलों पर ही हुआ है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आ रहा है 105वें नंबर पे, पद्मावत हिंदी महाकाव्य के विकास की वह मंजिल है जहां रचना का पहले से चला आने वाला लोक विधान क्रमशः शिष्ट मान्यताओं में परिणित हो रहा है। कथन किस आलोचक का है, पद्मावत हिंदी महाकाव्य के विकास की वह मंजिल है जहां रचना का पहले से चला आने वाला लोक विधान शिष्ट मान्यताओं में परिणित हो रहा है। कथन था बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजयदेव नारायण साईं, रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 106। तो हिंदी काव्य का इतिहास से ही ये तथ्य निकला हुआ है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें 4 विकल्प दिख जाएं। ए रानी मन देखो बिचारी, ए ही नेहर रहना दिनचारी। इस काव्य पंक्ति में मायके के प्रति मोह और ससुराल रूपी सांसारिक सुखों की व्यंजना है। मायके के प्रति भावनात्मक प्रेम और ससुराल जाने की व्यवस्था का व्यंजना है। ईश्वरीय लोक की आत्मा की ससुराल रूप में व्यंजना है। ससुराल जाने की उत्कट अभिलाषा की व्यंजना है। मैं फिर से लाइन बोल रहा हूँ, ए रानी मन देखो बिचारी, ए ही नेहर रहना दिनचारी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, देखो ईश्वरीय लोक की आत्मा
ईश्वरीय लोक की आत्मा की ससुराल रूप में व्यंजना। जो ईश्वरीय लोक की आत्मा की ससुराल रूपी में व्यंजना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे, देखो ईश्वर का जो लोक है उसमें आत्मा की ससुराल रूपी व्यंजना की गई है। 107 नंबर का है, पद्मावत को हम श्रृंगार रस प्रधान काव्य ही कह सकते हैं। प्रोफेसर वासुदेव सिंह, विजयदेव नारायण शाही, चंद्रबली पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न से उत्तर क्या जाए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं कि पद्मावत को हम श्रृंगार रस प्रधान काव्य ही कह सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला था ऐसी रचना में। 108 नंबर प्रश्न है, कहाँ बखानी सिंहल के रानी तोरे रूप भरे सब पानी। यह कथन किसका है? हीरामन सुआ, राघव चेतन, रतन सेन और नागमती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हीरामन सुआ, जो कि तोता था। कहा बखानी सिंहल के रानी तोरे रूप भरे सब पानी। क्योंकि इसमें क्या दिखाया है कि जब रानी अपना रूप देखकर बोलती है ना, देश देश तुम फिरे हो सोहता, मतलब तोते को बोलती जब रानी कि देश देश तुम फिरे हो सोहता, मोरे रूप और कहो कोई, मेरे रूप जैसा कोई है। तब जाके वो सुआ जो है वो उत्तर देता है इनको कि कहा बकानी सिंगल के रानी तोरो रूप भरो सब पानी, कि मेरे जैसा सुंदर है, मतलब तुम्हारा रूप तो पानी भरता है उनके सामने। 109 नंबर पे प्रश्न आ रहा है, जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावती कथन किसका है? बहुत अच्छा कोट है ये कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावत है। कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विजयदेव नारायण शाही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या बोला था कि जो पद्मावत है, पद्मावत एक प्रकार से वो जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम ही पद्मावत है। ये बोला है बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो लिखा है वो किसने लिखा है? वो बच्चन सिंह ने ही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आ रहा है, पद्मावत के संदर्भ में प्रेम मार्गीय संयोग वियोग वर्णन संबंधी सही कथन। प्रेमाख्यान काव्य प्रेमाख्यानों में प्रेम वियोग से संयोग की ओर यात्रा करता है। पद्मावत में संयोग और वियोग एक साथ चलते हैं। पद्मावती के प्रति रतन सेन और अलाउद्दीन का प्रेम एक जैसा है। पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक और नागमती का रतन सेन के प्रति प्रेम गृहस्थिक है। तो हमें इसमें सही कथन चयन करना है। तो देखो प्रेमाख्यानकों में प्रेम वियोग से देखो सबसे पहले तो उसको प्यार से समझो। प्रेमाख्यानों में प्रेम वियोग से संयोग की ओर यात्रा करता है। कहाँ से कहाँ को? वियोग से संयोग की ओर यात्रा करता है। ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। पद्मावत में संयोग और वियोग एक साथ चलते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगली चीज क्या बोल रहा है? पद्मावती के प्रति रतन सेन और अलाउद्दीन का प्रेम एक जैसा है, बिल्कुल नहीं है, दोनों का अलग अलग है। पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक है और नागमती का रतन सेन के प्रति प्रेम गृहस्थिक है। ये वाली बात भी बिल्कुल सत्य है। तो 1 2 4 1 2 4 बोले, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, ये जो ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है। देखो प्रश्न संख्या देखते हैं 11वीं 111 नंबर पे। नागमती विरह वर्णन की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को विरह की दशाओं में सम्मिलित कीजिए। रति दिवस यह मनु मोरे, लगू निहोर कंत अब तोरे। तो ये प्रलाप, स्मृति, चिंता, अभिलाषा, हमें इसमें इनको जोड़ना है विरह दशा के साथ। क्या बोल रहा है? राति दिवस यह मनु मोरे, लगाऊं निहोर कंत अब तोरे। तो इसको हमें किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा? तो हम देखेंगे तो ये जो जुड़ेगा आपका अभिलाषा के साथ। नागमती चित उर पथ हेरा, पीयू जू गहू पुनि किन्ह न फेरा। तो इसको आप किसके साथ जोड़ेंगे? चिंता के साथ। आपने जब इसको पढ़ा होगा तो आपने वो जो आता है नागमती वियोग खंड, नागमती चित उर पथ हेरा, पीयू जो गयो पुनि किन्ह न फेरा।
इसमें वही वाली बात आ जाती है कि आप इतना परेशान मत होइए, जैसे कि बरसात के बाद भौरा वापस आता है, ये आते हैं जो जैसे सब वापस आते हैं वैसे वो भी वापस आएंगे, तो आप चिंता मत करो इस तरीके से। सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरलरी खंजन दिखाए। तो ये किस पे था, ये इसका स्मृति पर है। पीयूं सो कहू संदेश ला, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। जो उसमें बोलते नहीं कि मैं काली हो गई हूँ, तो उस तरीके से पेड़ में आग लग जाती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो ये इसका सही आंसर क्या है, प्रलाप। तो ये प्रश्न अपने पे स्टार मार्क है, इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, ये पेपर में बनने के चांसेस रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं मैंने आपको चारों कनेक्ट कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं अगले 112 नंबर के प्रश्न पर। पद्मावत मूलतः मानवीय कर्म और फिर उसकी क्रिया प्रतिक्रिया की गाथा है। कथन किस आलोचक का, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजयदेव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये बात कही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नागमती विरह वर्णन की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को विरह की दशाओं के साथ सुमिलित कीजिए। बहुत फिर से सेम प्रश्न आ गया, ये तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी इस प्रश्न में। चलो मैं इसको यहीं पे लिख दूंगा, ठीक है। 113 नंबर पे आ रहा है। पियू वियोग अस बाउर जियो, पही पा नित बोले पियू पियू। तो जो इसकी विरह दशा है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी विरह दशा है उद्वेग। बिरह बान तस लाग न डोरी डोली, रकत पसीजी भीजी गई चोली। तो इसका जो था वो है जड़ता। ये पूछे गए सवाल हैं ऐसे प्रश्न, जड़ता। रकत ढरा मासू गरा, हाड़ गए सब शंख, धनी सारस होई टरी मुही, आई समेटू पंख। इसका जो है यह है भ्रम। ठीक है, देख सकते हैं। पियू वियोग अस बाउर जीऊ, पपीहा नित बोले पियू पियू। इसका था उद्वेग। बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीजी भीज गए चोली। इसका है जड़ता। रकत ढरा मासू गरा, हाड़ बये सब शंख, धनी सारस हुई टरी मुरी, आई समेटू पंख। यह भ्रम का। अगला देखो क्या था। खन एक आओ पेट महासासा, खनी जाऊं जिर होए निराशा। इसका है व्याधि। व्याधि इसमें लिखा भी होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं सवाल को। जायसी का पढ़ते 114 नंबर पे प्रश्न। जायसी की भाषा के संदर्भ में बच्चन सिंह के कथन। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। जायसी की अवधि अवधि का अर्घान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है, संभवतः इसलिए अवध जनपद की ठेठ संस्कृति उसमें नहीं मिलती। चौथा विकल्प क्या बोल रहा है। जायसी अपने शब्दों का चुनाव गांव गिराव के छप्परों, झोपड़ियों, उत्सवों, त्योहारों, सामान्य स्त्री पुरुष की बातों से करते हैं। गोस्वामी जी की शब्द संपदा नाना पुराण निगमागमन से ग्रहित है। तो हमें इसमें सत्य कथन का चयन करना, वो भी किसके अनुसार, बच्चन सिंह के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं। जायसी की अवधि अवधि का अर्धान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलती। तो ये वाला फैक्ट बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। हमें इसमें सत्य कथन बताना ना। तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है, संभवतः इसलिए अवध जनपद की ठेठ संस्कृति उसमें नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात, ये भी हो गया लोग। अब बोल रहा अगला क्वेश्चन। जायसी अपने शब्द का चुनाव गांव गिराव के छप्परों, झोपड़ियों, उत्सवों, त्योहारों और सामान्य स्त्री पुरुष की बातों से करते हैं। गोस्वामी जी की शब्द संपदा नाना पुराण निगमागम से ग्रहित है। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब इस चीज़ को एक चीज़ समझो
अब ये बोल रहा है कि जायसी की भाषा ठेठ अवधि की है, ठेठ अवधि है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। तो क्या ये जायसी के संबंध में लाइन नहीं बोली जाती है? ये बात तो बोली जाती है, लेकिन ये बच्चन सिंह ने नहीं बोली थी। तो जायसी की भाषा ठेठ अवधि है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। तो ये जो बात बोली गई है, ये बोली गई है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने ये बात बोली थी, लेकिन हमें बच्चन सिंह के अनुसार बताना। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो बच्चन सिंह ने बोले हैं, वो वाला पॉइंट जो है वो बच्चन सिंह ने नहीं बोला है कि जायसी की भाषा ठेठ अवधि और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये बोली थी रामचंद्र शुक्ल जी ने, इनके बारे में बोला था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 2, 3, 4 बोले तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब पढ़ते हैं 115वें नंबर के सवाल पर। नागमती के वियोग वर्णन संबंधी सही कथन। नागमती वियोग खंड के अंतर्गत 12 मासा लिखकर कवि ने नई परंपरा की शुभारंभ किया। नागमती का विरह वर्णन बड़ा ही करुण एवं प्रभाव उत्पादक है। इसमें भारतीय नारी का विरह विदिग्ध चित्र अपनी संपूर्ण मर्म स्पर्शिता के साथ व्यक्त हुआ है। विरह वर्णन द्वारा ही नागमती त्यागमयी और समर्पणमयी नारी के रूप में अपना आदर्श स्थापित करती है। तो नागमती वियोग वर्णन के संबंध में सही कथन का हमें चयन करना है। तो इसमें देखो सही, नागमती का विरह वर्णन बड़ा ही करुण एवं प्रभाव उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। इसमें भारतीय नारी का विरह विदग्ध चित्र अपनी संपूर्ण मर्म स्पर्शिता के साथ व्यक्त हुआ है, बिल्कुल सही बात है। विरह वर्णन द्वारा ही नागमती त्यागमयी और समर्पणमयी नारी के रूप में अपना आदर्श स्थापित करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। तो पहला वाला विकल्प देखते हैं। देखो इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन इसका पहले में क्या बोल रहा है, नागमती वियोग खंड के अंतर्गत 12 मासा लिखकर ही कवि ने नई परंपरा की शुरुआत की थी। तो क्या ये वाला फैक्ट सही है? तो इसमें हमें पता है कि ये वाला जो है वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नागमती जो 12 मासा की शुरुआत हम देखेंगे तो बीसल देवरासु से भी शुरुआत इसकी हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पद्मावत एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसका आदि से अंत तक चित्रण एक विराट जीवन उत्सव के रूप में हुआ है। यह कथन किसका है? पद्मावत ऐसी ट्रेजेडी है जिसका आदि से अंत तक चित्रण एक विराट जीवन उत्सव के रूप में हुआ है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पद्मावत एक ट्रेजेडी है जिसका आदि से अंत तक एक चित्रण एक विराट जीवन उत्सव के रूप में हुआ है। तो ये कथन बोला है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या देखते हैं 116। तो ये हो गया एंड। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जायसी के संबंध में प्रश्न थे और ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ जो इसका पार्ट 2 बनेगा वो भी जायसी के संबंध में ही आएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक कमेंट भी कर सकते हैं।